गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक दैट इज डायमेंशन फार्मूला। दिस इज स्पेशल टॉपिक फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट्स। अगर हम जेई की बात करें, नीट की बात करें तो दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायमेंशन फार्मूलाज पे क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंडली, डायमेंशन फार्मूला अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज से हम परिचित हो जाते हैं, उनके फार्मूलों से परिचित हो जाते हैं, हम उनके यूनिट्स जानने लग जाते हैं। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट विद द डायमेंशन फार्मूला। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे सीधे टॉपिक पे अटैक करें वो बेटर होगा। डायमेंशन फार्मूला होता है क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर एम, एल और टी की पावर्स के रूप में लिख रहे हैं, फिर से ध्यान से देखें, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। एक और चीज क्लियर करूं, ए फॉर करंट और के फॉर टेम्परेचर। फिर से एक बार, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, ए फॉर करंट और के फॉर टेम्परेचर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जनरली एम, एल, टी बोलते हैं हम, केवल ए और के जो है करंट और टेम्परेचर कुछ एक ही फॉर्मूले में होता है, इसलिए इसको बार बार ज़्यादा नहीं बोलते हैं। क्या लिखा मिलता है हमें? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल और टी की पावर्स के रूप में लिखना डायमेंशन फॉर्मूला लिखना कहलाता है। और जो पावर्स आती है, एम की जो पावर आएगी, एल की जो पावर आएगी, टी की जो पावर आएगी, वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला वर्ड से लेते हैं डिस्टेंस, पढ़ा होगा आप लोगों ने डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को जनरली अगर देखा जाए इसका डायमेंशन फार्मूला, तो हम केवल एल लिखेंगे। और डायमेंशन फार्मूला जब भी लिखा जाता है ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। एल पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक पावर 1 है। क्या पावर है? एल की पावर 1 है डिस्टेंस लिखते वक्त। अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखें, क्या लिखें? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी जनरली एल लिख सकते हैं, बट अगर सही तरीका इनका देखा जाए तो इस प्रकार लिखा जाएगा, एम नॉट एल टी नॉट। इसको भी कैसा लिखा जाएगा? एम नॉट एल टी नॉट। बट बार बार हम लिखते नहीं है, जिसकी पावर 0 है उसको लिखते नहीं है, वह अंडरस्टूड है कि वो पावर नहीं है, वो टर्म नहीं है, मतलब उसकी पावर 0 है। थर्ड, थोड़ा सा समझने में लगेगा टाइम, लगभग 10 से 15 डायमेंशन फार्मूलास आप बनाओगे, उसके बाद आपको इजी लगने लगेगा। जैसे कि एरिया, आप लोगों ने एरिया पढ़ा होगा। एरिया क्या होता है? जनरल फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप ध्यान से देखो, लेंथ को भी आप मीटर में नापते हो, ब्रेथ को भी मीटर में नापते हो। भले आपने नाम अलग अलग दे रखे हो कि एक को लेंथ कह रहे, एक को ब्रेथ कह रहे हैं, बट अल्टीमेटली दोनों ही लंबाइयां हैं, दोनों ही लेंथ है। ओके, दोनों के पोर्शन अलग अलग है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आती है आपकी? मीटर स्क्वायर आप लोगों की पड़ी हुई होगी। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर डायमेंशन फार्मूला देखेंगे तो एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट। चलिए फोर्थ वाले पे जाते हैं तो और बेटा समझ में आएगा। वॉल्यूम आप लोगों ने सुना होगा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अपन पढ़ते हैं जनरली, वॉल्यूम V इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जनरल फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है, क्यूब से रिलेटेड है, क्यूबाइड से रिलेटेड है। यहाँ पर देखें इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर क्यूब। ये भी क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही किसी न किसी प्रकार से लंबाई है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों को मीटर में नापते हैं। तीनों, दोनों किसी दो पॉइंट्स के बीच की दूरियां ही हैं। तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला एल आएगा, ब्रेथ का भी डायमेंशन फार्मूला एल आएगा, हाइट का भी डायमेंशन फार्मूला एल आएगा। तो एल इंटू एल इंटू एल, तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा आपका एल क्यूब। अब मैं ये वाले डायमेंशन फार्मूलास नहीं लिखूंगा जिसमें पावर 0 लिखना जरूरी होती है, बस आप कॉमन है, आप अंडरस्टूड करें इन चीज़ों को। वॉल्यूम तक गए अपन, आगे बढ़ाते हैं अपन। आप लोगों ने एक 5th नंबर पे लाते हैं अपन, डेंसिटी सुना होगा शब्द। क्या होता है डेंसिटी? मीनिंग मास पर यूनिट वॉल्यूम में। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी आपको साथ में याद करवाते चलूंगा। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्लास में कुछ बुकों में डी से रिप्रेजेंट करा है, ये है मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट की भी बात आपको साथ में समझाते हुए चलूंगा। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, आप लोगों ने पढ़ी है, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m है और वॉल्यूम का L क्यूब है। अभी आपको सिखाया था इससे पहले वाले में, तो कैसे लिखाएगा, m L की पावर -3 और t नहीं है तो t की पावर 0। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, आपका डेंसिटी का। चलिए 5th 12 पे अपन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे लेते हैं। आप लोगों ने स्पीड सुना होगा आई थिंक, ओके। स्पीड सब पढ़ के आए हो। स्पीड is defined as the distance covered per unit time. Speed is defined as the distance covered per unit time. Speed equal to क्या लिखते हैं अपन जनरली, distance upon time। क्या लिखते हैं, distance upon time। डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, उसको मीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। अल्टीमेटली है तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L, और टाइम के लिए क्या होता है, T। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L T⁻⁻1। ओके, इसको अगर पूरा लिखना चाहेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में तो क्या लिखेंगे, m की पावर 0 L T की पावर -1। ये बुकों में लिखा मिलेगा, दिस इज द राइट वे। अगर हम इसकी यूनिट की बात हम यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर ले। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड, इसको हम पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला हो चुका है। सेम वे में अगर हम डील करना चाहें तो 7th नंबर पे हम वेलोसिटी को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते आए हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखते हैं, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वो भी एक लंबाई ही है, लेंथ ही है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम नापते किस में है, यूनिट की बात करेंगे तो मीटर में, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। जो स्पीड की यूनिट है वही यूनिट किसकी है, वेलोसिटी की है। अंतर केवल स्पीड और वेलोसिटी में ये है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, तो वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है और टाइम t नीचे है, तो कितना हो जाएगा, L T⁻⁻1। ठीक है, वापस मैच करके डायमेंशन फार्मूला, मतलब मैं कह सकता हूं कि स्पीड का डायमेंशन फार्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, आपका सेम है। अगर इसको और डिटेल में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं m L T⁻⁻1, परंतु यहाँ m की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक डायमेंशन फार्मूला से स्टार्ट हुए हैं। इनिशियल जो हम 15 डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे, लगभग स्टार्टिंग के 15 डायमेंशन फार्मूला, 15 डायमेंशन फार्मूला, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आगे के डायमेंशन फार्मूलास बनाने में तकलीफ नहीं होगी, और आगे के फिजिक्स पढ़ने में भी आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। आप लोगों का बहुत फेवरेट वर्ड है एक्सेलरेशन, सुना होगा आप लोगों ने। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ध्यान रखना भी कभी भी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह ऐसा भी लिखा मिलेगा, dv/dt भी लिखा मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट की बात करें तो देखिए, ऊपर वेलोसिटी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सेकंड टाइम है, तो हम ऊपर वाले की यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम की लिखेंगे सेकंड। तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। चलिए यहीं से मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे ले चलता हूँ। यहीं अगर मुझे डायमेंशन फार्मूला बनाना है, यहाँ ऊपर क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आप पढ़ चुके हो, L T⁻⁻1, और टाइम का t नीचे है, तो यहाँ से कितना हो गया, L T⁻⁻2। ओके, अगर और पूरा उसको डिटेल में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, m की पावर 0 L T की पावर -2। अगर कभी कोई पूछे एक्सेलरेशन का डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो ये लिखोगे आप। डायमेंशन फार्मूला क्या है तो ये लिखोगे आप, जो लिख रहा है m की पावर 0 L T की पावर -2।
अब अगर तो पूछे डायमेंशंस क्या है तो 0 1 -2, 0 1 -2 ये इसके डायमेंशंस है। चलिए एक्सेलरेशन के बाद हम आते हैं एक बहुत अच्छा आपका ये 8th नंबर पे था आई थिंक, 9th नंबर पे हमारे पास आ रहा है मोमेंटम। बहुत ही बढ़िया शब्द है मोमेंटम। पहले तो बताएं मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि हल्का हल्का याद भी करते चले। मोमेंटम द टोटल मोशन स्टोर्ड इन अ बॉडी, द टोटल मोशन स्टोर्ड इन अ बॉडी। मोमेंटम को हम जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम पी से डिनोट होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम पी बराबर होता है इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान से समझे भैया, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट आपको पता है किलोग्राम होती है, ओके। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है, छोटी छोटी बातें। चलिए हमारा बेसिक यहाँ कॉन्सेप्ट है डायमेंशन फार्मूला। तो मास के लिए एम आया आपका और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है L⁻⁻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 ⁻
टीचर्स आपको यूनिट से बनाना भी सिखाते हैं, यूनिट से भी सीख सकते हो। किलोग्राम है मतलब मास है, मीटर है मतलब लेंथ है, सेकंड है मतलब टाइम है, टी है और पावर -1। आप यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप किससे रिलेट कर रहे हो। बेसिकली मैं हमेशा फार्मूलों से डील करना पसंद करता हूँ, फार्मूला याद रहता है तो डायमेंशन फार्मूला इजीली बन जाता है। और देखिए ये जो आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका तो रटा रटाया फार्मूला है फोर्स। विदाउट फोर्स आप पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। अगर फोर्स ना हो तो फिर क्या मतलब ही नहीं है। मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा होगा आपने। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स एफ कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है। इज इट क्लियर? फोर्स एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में लगता है तो हमको डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए, सो नाउ एफ इक्वल टू एम ए। यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरी यूनिट क्या हो गई फोर्स की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या दे देते हैं हम? न्यूटन। अब बात आती है डायमेंशन फार्मूले की। फिर से एक बार लिखते हैं फार्मूले को। एफ इक्वल टू कितना है हमारा? एम ए। तो मास के लिए डायमेंशन फार्मूला एम आएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी टू द पावर -2 मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना है? एम एल टी टू द पावर -2। एम एल टी टू द पावर -2, ये याद रखें। ये अगले और बढ़ते हैं अपन। इन सब के बाद हमारे पास आता है डायमेंशन फार्मूला वर्क का। हम 11 नंबर पर आ गए हैं और हमारे पास डायमेंशन फार्मूला चालू हो गया है वर्क का। वर्क ये सब 9th क्लास की पढ़ी हुई बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क को हम लिखते हैं वर्क W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क स्केलर है जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं। ध्यान रखें यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए आपका जो आंसर है वर्क वो स्केलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यूनिट की बात करें, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो वर्क की यूनिट होनी चाहिए न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या है आपकी? जूल है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है आपकी? जूल है। चलिए यहीं से और आगे बढ़ते हैं डायमेंशन फार्मूले पे। फिर से एक बार फॉर्मूले पे जाएंगे। वर्क इक्वल टू क्या है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा यहाँ पर देखें, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पढ़ के आए हैं एम एल टी टू द पावर -2। अब मैंने कहा था शुरुआत के 15 डायमेंशन फार्मूलास आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर 15 याद है तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। एम एल टी टू द पावर -2 किसका है? फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ दो पॉइंट्स के बीच की। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। इसको बहुत याद रखें, बहुत जगह रिपीट होता है वर्क का डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। अब इसके बाद आता है 12 नंबर पर, दैट विल बी एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में आपको मैं क्लियर कर दूं, एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम है। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट जूल है। दोनों आपस में इंटर कन्वर्जिबल फिजिकल क्वांटिटी है। इंटर कन्वर्जिबल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि डॉलर और रुपया
डॉलर रुपया में कन्वर्ट हो सकता है, रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों है मनी ही। इसी प्रकार वर्क और एनर्जी आपस में कैसी क्वांटिटीज हैं? इंटर कन्वर्जिबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। और जब दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम है तो डेफिनेटली डायमेंशन फार्मूला भी क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला भी वही रहेगा जो वर्क का है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर कोई फार्मूले से ड्राइव करो, चलो एक आधी फार्मूला जो 9th क्लास में आपने एनर्जी का कोई सा पढ़ रखा हो, काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये हाफ तो नंबर है, इसका डायमेंशन से लेना देना नहीं होता है। जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, आगे के कांस्टेंट से उसका लेना देना नहीं रहता है। तो ये जो मास है उसके लिए m लिखा। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है l t की पावर -1 और उस पूरे पे क्या लगा हुआ? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर t की पावर -2। यही डायमेंशन फार्मूला मैं यहाँ पर भी लिख चुका हूँ। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है आपका? सेम है। चलिए 12 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक पे चलते हैं 13 नंबर पे, अबाउट द पावर। वर्क एनर्जी पावर करके 9th क्लास में एक चैप्टर है आपका। पावर, व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, पर सेकंड कितना वर्क कर रहे हैं, पर सेकंड कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है। पावर का फॉर्मूला पावर P इक्वल टू लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। दोनों फॉर्मूले सेम है। मैं कह चुका हूं कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्जिबल है। देखिए वह पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, कब? जब कोई मशीन कोई वर्क कर रही है और कितने समय में कर रही है उसके हिसाब से पावर निकालना हो। और जब हम फैन, एसी, बल्ब इनकी बात करते हैं तो ये कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रही है उसके आधार पर उसका पावर निकलता है। चलिए पावर जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तो केवल मेरा फॉर्मूला सिखाऊं आप लोगों को। आपको पता है वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? न्यूमरेटर की यूनिट है जूल और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो पावर की यूनिट होनी चाहिए जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? वाट। इज इट क्लियर? क्या कहा जाता है? वाट। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या हो गई आपकी? वाट। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे। पावर P वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने कहा है शुरुआत के 15 डायमेंशन फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, एकदम फटाफट स्पीड से आना चाहिए, तो आपके आगे की डायमेंशन दिक्कत नहीं देते हैं। m l स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ये वर्क हो गया, और नीचे एक t आया तो t की पावर क्या हो जाएगी? -3। m l स्क्वायर टी टू दी पावर कितना हो गया आपका? -3। अब हम 16 नंबर पे चलते हैं। वर्क हो गई, एनर्जी हो गया, पावर हो गया। अब इन सब से हटकर एक नए टॉपिक की ओर चल रहा हूं, दैट इज करंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट I इक्वल टू Q बाय T। अगर आप इस फॉर्मूले से डायमेंशन फार्मूला बनाने जाओगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके खुद के कुछ बेसिक डायमेंशन फार्मूलों के सिंबल दिए गए, जैसे मास का m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, वैसे करंट के लिए डायमेंशन फार्मूला दिया गया है a। क्लियर रहेगा आपको? मतलब इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0 a। इज इट क्लियर? कई बार बच्चा पूछता है कि सर करंट के फॉर्मूले में टाइम है और आप तो यहाँ t0 लिख रहे हो। भैया Q बाय T पूरे का डायमेंशन फार्मूला a बनाकर दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? साइंटिस्ट ने हमको इनका डायमेंशन फार्मूला a दे रखा है। हाँ, यहाँ से अगर मैं 17 नंबर पे जाता हूँ और अगर चार्ज की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? चार्ज की। तो चार्ज Q इक्वल टू कितना होगा आपका? I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। ये ऊपर वाले फॉर्मूले से मैंने नीचे बना लिया। अगर अब यहाँ से देखूँ तो करेंट का डायमेंशन फार्मूला कितना है? A, और टाइम का कितना है? T। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया? AT। इसको पूरा डिटेल में लिखा जाए तो कैसा लिखा जाएगा? m0 l0 t a। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया चार्ज का। तो ये कुछ बेसिक डायमेंशन फार्मूलास हैं। हम 17 पे पहुंच चुके, 18 पे चलते हैं। 18 नंबर पे देखते हैं कि 18 नंबर पे हम किसको ले लें। बहुत अच्छे अच्छे डायमेंशन फार्मूलास। अगर अभी हम करंट के केस में चले तो थोड़ा करंट में ही दौड़ लेते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में। पोटेंशियल डिफरेंस याद आ रहा है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैं यहाँ से बताता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था V, वो क्या होता था? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा लिखते थे अपन, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। या फिर ऐसा कहते थे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अल्टीमेटली अपन ये फॉर्मूले में ऊपर वर्क लिखते थे, नीचे चार्ज लिखते थे। तो पोटेंशियल की डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन क्या पढ़ा आपने? m l स्क्वायर t की पावर -2, ये वर्क का हो गया। और चार्ज का क्या पढ़ा है आप लोगों ने? at, क्या पढ़ा हुआ है? at। तो t की पावर कितनी हो जाएगी? -3। तो यहाँ से आ जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इसका आता है तो रेजिस्टेंस का निकालने में दिक्कत ही नहीं आएगी। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ओके, द रेस्ट्रिक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। चलिए वहाँ तक नहीं जाते हैं हम, तो उसके फॉर्मूले पे जाते हैं। रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आप ऊपर लिख चुके हो, कितना है? m l स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। ओके, और अपॉन में फिर करंट आ गया तो करंट का क्या आ जाएगा? a। तो कितना हो जाएगा? m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया? आपका रेजिस्टेंस का आ गया। देखिए फॉर्मूले बड़े होते जा रहे हैं। हमने शुरुआत मात्र किससे करी थी? लेंथ के l से। अब देखिए आपके पास m की पावर है, l की पावर है, t की पावर है, a की पावर है, बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए इसको हम यहाँ 20 नंबर पे देखें। रेजिस्टेंस जहाँ पढ़ते हैं वहाँ एक वर्ड पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टिविटी रो इक्वल टू होता RA/L। ओके, अब आपके पास इसकी यूनिट की बात करें, जिन बच्चों को याद हो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। ओम रेजिस्टेंस की है और मीटर लेंथ की है। मतलब हम रेजिस्टेंस में एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे डायमेंशनली, तो डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। देखें, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला m l स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। एरिया का कितना होगा? l स्क्वायर और फिर नीचे लेंथ का एक l। तो एक l कटेगा आपका, एक l बचेगा जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? m l क्यूब t की पावर -। यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन करते करते अब बहुत ही अच्छे डायमेंशन फार्मूलास की ओर मूव कर चुके हैं। बट अब मैं जो डायमेंशन फार्मूलास पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अभी बची है वैसे 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी बची है जो आपने 9th में पढ़ी है या 10th में पढ़ी है। चलिए पहले उसी पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन नई फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिस्कशन करेंगे। आपने 9th में पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम आई राइट? पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू भी याद होगी आपको। जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप अगर इसके नाम पर आप जाओगे, आप यदि इसके नाम पे जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये यूनिट से ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन तो है, तो एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन फार्मूला जो एक्सेलरेशन का था l t टू द पावर -2, वही यहाँ पर लागू होगा। पूरा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? m l t की पावर -2, परंतु यहाँ पे m क्या रहेगा? m की पावर 0 रहेगी। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका स्मॉल g का। स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आई थिंक आपको याद हो जहाँ तक, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। यस, स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंस निकालना सीखते थे आप लोग। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का क्या डायमेंशन फार्मूला होगा? इस पे कुछ आपने विचार किया?
देखिए बहुत ही अच्छा है और इसको कई बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बनता कहाँ से, आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता था। इसमें कैपिटल जी क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमको कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो कैपिटल जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। बस डायमेंशन फार्मूला बनाना यहाँ से आसान हो गया। मैंने बोला था कि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन हमेशा याद रहना चाहिए, m l t टू द पावर -2। ये हो गया फोर्स का। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो डिस्टेंस का होता है l और r स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन m1 क्या है, मास, उसका डायमेंशन m होगा, m2 भी क्या है, मास, उसका भी डायमेंशन m होगा। एक m से एक m कट गया, अपन नीचे एक m बचा हुआ है, तो m की पावर कितनी हो जाएगी, -1, l की पावर 3 हो जाएगी और t की पावर -2। अगर कोई पूछता है कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े फॉर्मूले का क्या बना सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला। आप लोगों ने सुना होगा, एक 10th क्लास का टॉपिक याद करवाता हूँ मैं। ये 21 नंबर का डायमेंशन फार्मूला हुआ था, ये मेरा 22 नंबर पे था। अब 23rd नंबर पे आपको मैं डायमेंशन फार्मूला करवा रहा हूँ, वो है म्यू। पढ़ा होगा आपने, क्या होता है म्यू, कहाँ पढ़ा था म्यू सिंबल आप लोगों ने। थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो कि म्यू कहाँ पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। पढ़ा था आपने 10th क्लास में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है, वैसे तो आपने ये भी पढ़ा होगा, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर। और दूसरा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यू आती है, क्या आती है, केवल वैल्यू आती है, ओके। उसके आगे यूनिट नहीं होती, यहाँ पे यूनिट नहीं होती। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी यूनिट मीटर पर सेकंड, नीचे डिनोमिनेटर में भी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस है और साथ ही साथ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फार्मूला पूछे तो आप क्या लिखोगे, m0 l0 t0। मतलब ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है। ऐसी क्वांटिटी मतलब जो प्योर रेशियो हो, प्योर रेशियो मत किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखें फिजिक्स में। प्योर रेशियो उसको कहते हैं जो डायमेंशन वाली न्यूमरेटर में वही डायमेंशन डिनोमिनेटर में होना। जैसे कि मेरी उम्र और मेरे बच्चे की उम्र का रेशियो निकाला जाएगा। मेरे बेटे अंश की उम्र 10 साल की है, मेरी उम्र मान लीजिए 50 साल की, तो 10 और 50 का रेशियो क्या हुआ, मेरी 40 है उसकी 8 है, 40 और 8 का रेशियो क्या हुआ, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से उम्र का रेशियो, हाइट से हाइट का रेशियो, वेलोसिटी से वेलोसिटी का रेशियो, मोमेंटम से मोमेंटम का रेशियो निकाला जाएगा। तो वो एक प्योर रेशियो होता है। प्योर रेशियो का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है और साथ ही साथ कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था हम कुछ नए डायमेंशन फार्मूलों की ओर बढ़े। तो नया डायमेंशन फार्मूला अब चालू हो रहा है आपका एंगल। 24 नंबर पे आ रहा हूँ और एक नया शब्द सिखाऊंगा आज आपको। सर बोलोगे ये तो हमको 9th से पता है एंगल किसको कहते हैं, एंगल हमको निकालते आता है। बेटा आप लोग जो एंगल पढ़ते आए हो वो डिग्री में पढ़ते आए हो। आप लोगों ने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे एंगल्स पढ़े हैं। वास्तव में फिजिक्स में अगर ध्यान दोगे तो जो एंगल है वो आपको रेडियन में मेजर करना है। किस में मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है। तो आप उसको रेडियन में कैसे मेजर करोगे, हम उस पर ध्यान से देखें। एंगल कैसे मेजर होता है रेडियन में। ये सर्कल है मान लीजिए आप, ये सेंटर से अपन ने मिलाया, दिस इज योर रेडियस, ओके। एक पार्टिकल ए से पॉइंट ए से मूव करते 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 यहाँ से स्टार्ट करा और वो यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, ओके। सर्कुलर रिवॉल्यूशन हो रहा ऑब्जेक्ट का। तो उसने कितना एंगल कवर करा, ये एंगल कवर करा, ये एंगल थीटा है, वो कहाँ पे आ चुका है, पॉइंट बी पर आ चुका है। तो उसका जो एंगल निकालना है, एंगल की डेफिनेशन होती है एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। मतलब
आर्क की लंबाई और रेडियस की लंबाई का रेशो, किसका रेशो? आर्क की लंबाई और रेडियस का जो रेशो होता है उसको एंगल कहते हैं, और उसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। इसको और डिटेल में चलेंगे हम बाद में कभी, अभी मैं डायमेंशन फार्मूला पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उतना ही इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब ये भी आर्क ऑफ लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसको भी मीटर में नापा जाएगा, इसको भी मीटर में नापा जाएगा। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, पर साइंटिस्टों ने इसकी एक अलग से यूनिट बनाई है, वो रेडियन है। बट यहाँ पर ध्यान से देखें, इसका डायमेंशन नहीं होगा भैया। क्या होगा? इसका डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर भी लेंथ है उसका एल, नीचे भी लेंथ है एल, तो एल से एल कट गया, पहले से तो मास था नहीं, लेंथ अब बची नहीं, टाइम का रेशियो बचा नहीं, तो ये क्या हो गया आपका? डायमेंशन लेस। तो कोई पूछे आपसे कि एंगल कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे एंगल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे रेडियन। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ओके, चलिए एक और छोटा सा आपको नॉलेज पर्पज से यहाँ से रहा नहीं जा रहा है, डायमेंशन फॉर्मूले के अलावा भी पढ़ाना मन कर रहा है, तो समझो आपको 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। कितने रेडियन कहते हैं? पाई रेडियन। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ से याद रहना चाहिए। 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? सीधी सीधी बात है, पाई बाय 2 रेडियन। अगर अपन बात करें कि 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री को क्या कहा जाएगा? 2 पाई रेडियन। ओके, इसके ऊपर बाद में हम और डिस्कशन करेंगे, बस इतना आपको थोड़ा सा याद रखवाना चाहिए, हो जाएगा। एंगल के बाद अगर अपन चलते हैं तो एंगल जहाँ आता है तो वहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा माइंड में घुसता ही घुसता है आप लोगों के। तो जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम टी रेशियो कहते हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियो को जनरली क्या लिख देते हैं? टी रेशियो लिखते हैं। तो जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इनका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब आप जनरली अपन एक ही एग्जांपल लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा है क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर भी कोई लेंथ है, हाइपोटेनियस भी कोई लेंथ है कहीं ना कहीं की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये दोनों का डायमेंशन सेम होने के कारण साइन थीटा हो की कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? डायमेंशन लेस। तो अभी तक डायमेंशन लेस में 3 क्वांटिटी आपको पढ़ा चुका हूँ। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा दिया आपको मैंने, एक मैंने एंगल पढ़ा दिया, फिर एक क्या पढ़ाया? टी रेशियो। एक आदि और पढ़ाता हूँ आपको, एक शब्द आएगा आगे पढ़ने को आपको, दैट विल बी स्ट्रेंथ। कहाँ आएंगे अपन? स्ट्रेंथ पर। अभी नंबर आई थिंक 25, 26, 27 पे कहीं चले गया होगा, छोड़ देता हूँ नंबरिंग करना। तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? स्ट्रेंथ होता है चेंज in dimension, change in dimension upon original dimension, change in dimension upon original dimension। समझाता हूँ। एक तार है, उस पर आपने फोर्स लगाया, उसकी लेंथ मान लीजिए पहले से थी कैपिटल एल, अब थोड़ी सी बढ़ गई, 1-2 सेंटीमीटर खींचने से बढ़ गई आपकी, तो उसकी लेंथ कितनी चेंज हुई? मान लीजिए कि स्मॉल एल चेंज हो गई, डेल एल चेंज हो गई, और ओरिजिनल कितनी थी? कैपिटल एल। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैंने, जैसे कि 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई और शुरुआत में कितनी थी? 100 सेंटीमीटर थी। ओके, तो ये जो रेशियो है चेंज इन लेंथ कितनी बड़ी? 2 सेंटीमीटर। ओरिजिनल कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। तो इस रेशियो को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। वॉल्यूम में भी ऐसा होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? डायमेंशन लेस। तो आपका स्ट्रेंथ क्या हो गया? डायमेंशन लेस। अब जहाँ कहीं स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो इसका एक जुड़वा साथी भी है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना जरूरी है। मैं यही पढ़ा लेता हूँ कि दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। तो वो आता है स्ट्रेस। क्या आता है? STRESS, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या कहानी है? स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज द अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जब हम तार को खींचते हैं, ठीक है, किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, तार पे लगा रहे हैं, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। हमारे फोर्स के विरोध में
हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोज में एक फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम? रिस्टोरिंग फोर्स। तो वायर के यूनिट एरिया से कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस किसको कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कहा जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर देखा जाए तो ये वास्तव में क्या हो गया? स्ट्रेस फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL(T⁻²) और एरिया का क्या हो गया? L²। काटोगे तो कितना आ जाएगा? mL(1) T⁻²। मैं यहीं से एक और चीज को समझाना चाहूंगा। स्ट्रेस तो पढ़ा ही पड़ा, आप प्रेशर को भी समझे। यहाँ पे प्रेशर ध्यान से देखें। प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। वहां पे हम क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। बट अगर हम डायमेंशन फार्मूला बनाने जाएंगे तो फार्मूला वही लिखाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला भी वही बनेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला और प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला और प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा? सेम। स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और प्रेशर क्या है? इट इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। दोनों के न्यूमरेटर में फोर्स है, दोनों के डिनोमिनेटर में एरिया है। तो अल्टीमेटली फार्मूला आपका दोनों का सेम रहेगा, डायमेंशन फार्मूला, और यूनिट्स भी सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बहुत ही अच्छे डायमेंशन फार्मूला की ओर जाते हैं। देखिए अब जो डायमेंशन फार्मूला आ रहे हैं वो धीरे धीरे उन टर्म्स के आ रहे हैं जो आपके सुने हुए नहीं हैं। अभी तक जो इसके पहले की कहानियां चल रही थी उसमें मिले सुने हुए टर्म्स चल रहे थे। एक आएगा यंग्स मॉडुलस या इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले तो मैं इलास्टिसिटी के बारे में बता दूं कि इलास्टिसिटी क्या है। थोड़ा सा सुना हुआ है आप, किसी वस्तु पे या किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसका शेप साइज चेंज होता है, ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज करता है? शेप साइज चेंज करता है। और जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं और ऑब्जेक्ट पहले जैसा अगर हो जाता है, जैसा पहले इनिशियली था वो अगर वैसा हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। Elasticity is the property of an object that it regain its previous shape and size after the removal of deforming force. Elasticity is the property of an object that it regain its previous shape and size after the removal of deforming force. जब हम इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। पर इलास्टिसिटी के अंतर्गत हम एक चीज़ सीखते हैं, वो क्या सीखी हुई है कि जो हुक्स लॉ है वो ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। यहां पर एक कांस्टेंट लगता है, स्ट्रेस इक्वल टू E इंटू स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ इक्वल टू E। और ये जो E है, ये जो कांस्टेंट E है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कांस्टेंट। कोई पूछे इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दो शब्द हैं इसके, इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट है किसका रेशो? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला पता है, mL⁻⁻1 T⁻²। और स्ट्रेन का होता नहीं है, m0 L0 T0 होता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इलास्टिसिटी कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा? mL⁻⁻1 T⁻²। ये हो गया इलास्टिसिटी कांस्टेंट। अब इलास्टिसिटी कांस्टेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, कहीं इसको बल्क मॉडुलस कहा जाता है, कभी इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर से यंग्स मॉडुलस का कोई डायमेंशन फार्मूला पूछे तो भी यही लिखना है, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला पूछे तो भी यही लिखना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का पूछे तो भी वही mL⁻⁻1 T⁻²। और कोई केवल ये लिख दे कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट का क्या है तो भी यही आएगा। कोई स्ट्रेस का पूछे तो भी यही आएगा, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का होता नहीं तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेस का ही है। और प्रेशर का भी यही है। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो कितनी डायमेंशन फार्मूलों का? E का, इलास्टिसिटी कांस्टेंट का, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, स्ट्रेस का,
ठीक है, और प्रेशर का, इन सभी का डायमेंशन फार्मूला अगर देखा जाए तो क्या आएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2, सभी का एक ही डायमेंशन फार्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर अब थोड़ा सा ये तो सॉलिडों में देखा अपन इलास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट, अगर हम लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड में हम लोग एक टर्म सीखते हैं, वो होता है विस्कोसिटी। क्या सीखते हैं, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है, और यहाँ पे एक डायमेंशन फार्मूला बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या पूछा गया है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमको तो पता ही नहीं, हम तो अभी जस्ट 11th में आए हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। विस्कोसिटी पे आते हैं। लिक्विड क्या होता है, वास्तव में आप लोगों को दिखता नहीं है, लिक्विड लेयर्स के रूप में फ्लो होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, मतलब लेयर वाइज फ्लो होता है। और जब लिक्विड फ्लो होता है तो उनकी इन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है जो लिक्विड के मोशन का अपोज करता है, लिक्विड के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। आपको एक न्यूटन का लॉ पता है, फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, जरा अब मेरी बात को ध्यान से सुने। आपने मिक्सर के अंदर दूध लिया, पानी लिया, जो भी, और उसको मिक्सर को चालू करा, घुमा, ठीक है, आपने मिक्सर बंद कर दी, थोड़ी ही देर में वो लिक्विड घूमना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया भैया, न्यूटन का लॉ तो ये कहता है कि अगर वो घूमता है तो उसको घूमते ही रहना चाहिए जब तक कि उसको रोकने के लिए फोर्स ना लगाया जाए। आपने उसको घुमाने के लिए फोर्स लगाया, आपके मिक्सर ने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू घुमाने के लिए फोर्स लगाया, दूध घूमने लग गया, बहुत तेजी से घूम रहा, आपने मिक्सर बंद कर दिया, मतलब घुमाने वाला फोर्स बंद करा, अभी रोकने वाला आपने फोर्स नहीं लगाया है, पर धीरे धीरे घूमते घूमते वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, कोई ना कोई फोर्स है लिक्विड के अंदर जो उसको घूमने से रोक रहा है, और वो फोर्स है विस्कस फोर्स। अगर वहां दूध की जगह, पानी की जगह में शहद ले लेता और शहद को घुमाता तो हो सकता है कि वो एक राउंड भी नहीं ले पूरा। जैसे ही मोटर अपन बंद करेंगे, मिक्सर को सप्लाई देना बंद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे, तो हो सकता है एक राउंड भी पूरा ना घूमे। उसमें इतना गाढ़ापन है, इतना ज़्यादा विस्कस फोर्स है कि वो बहुत ही जल्दी रुक जाएगा। तो ये जो लेयर्स होती है लिक्विड की, इनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जो लिक्विड के मोशन को अपोज करता है। तो वो विस्कस फोर्स जो होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लेयर। किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ लेयर। दूसरी बात, ये जो दोनों लेयर होती हैं इनके बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होता है। ओके, जैसे कि ये लेयर की वेलोसिटी v है, ये v प्लस dv वेलोसिटी से चल रहा है, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस है dv। साथ ही साथ दोनों लेयर्स के बीच की जो हाइट है, डिस्टेंस मान लीजिए dx है। तो यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। विस्कस फोर्स, इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dx के। ज़्यादा नहीं समझना, आप केवल फॉर्मूले पे ध्यान दो। विस्कोसिटी एक चैप्टर आएगा, वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। कौन सा ग्रेडियंट, नया शब्द है दोस्तों, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो फोर्स है वो डिपेंड करता है एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल टू माइनस ईटा a dv बाय dx। यहाँ जो कांस्टेंट लगा है ईटा, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी घटाने का काम कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इज इट क्लियर। तो जो ईटा है इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा जाता है, इसकी यूनिट भी याद रखना पड़ेगी, पॉइस करके आती है, पॉइस और डेका पॉइस, दो प्रकार की यूनिट आप वहाँ पढ़ोगे, पॉइस और डेका पॉइस। जब चैप्टर पर आएंगे तब वो डिटेल में जाएंगे, अभी तो मैं डायमेंशन फार्मूले पर अटैक करना चाहता हूँ। तो ये ईटा जो है इसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए आपको, तो ईटा का डायमेंशन फार्मूला लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ईटा इक्वल टू कितना हो गया, एफ, ओके, ये लिखा एफ, ये dx ऊपर चले गया, ओके, एरिया नीचे आ गया, ओके, और वेलोसिटी नीचे आ गई। dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। डायमेंशन फॉर्मूले सबके रख दें, एम एफ का होता है एम एल टी की पावर -2, ओके, dx मतलब l, एरिया की क्या हो गई एल स्क्वायर, वेलोसिटी का एल टी टू दी पावर -1। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये एल स्क्वायर नीचे के एल स्क्वायर से कट गया, नीचे केवल एक एल बचा, तो एम
एल की पावर -1 और टी की पावर -2 ऊपर था, टी की पावर -1 नीचे है, तो एक कट कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर कितनी आ जाएगी -1। ध्यान से देख ले ये डायमेंशन फॉर्मूला, अच्छे से आप लर्न कर ले। एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एक बार रिपीट करूंगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। मैं यहाँ पर आपको केवल डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, डायमेंशन फॉर्मूलों के साथ फिजिक्स में आने वाली टर्मिनोलॉजी को भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, मेरे डायमेंशन फॉर्मूले पे 3 से 4 वीडियो बनने वाले हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाकर दे रहा हूँ पार्ट 1 में। फिर हम पार्ट 2 में इन डायमेंशन फॉर्मूलों के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर पे जाएंगे, जो कुछ 12th के फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड है, जो कि हमको अभी पढ़ना है, एक बार सुनना है, एक बार पढ़ लें, एक बार सुन लें, फिर भले ही हम 12th में जाएंगे तो हमको और अच्छे से याद होंगे, बट हम टर्म्स से परिचित तो हों। फिर थर्ड पार्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, और फोर्थ पार्ट में जो जेई और नीट में डायमेंशन फार्मूले पूछे गए उन पर एक एक क्वेश्चन को मैं डील करूंगा आप लोगों के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं। और कोई सा फिजिकल क्वांटिटी, तो एक और लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। कौन सा टेंशन? पढ़ने वाला टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन। लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड हमेशा अपने फ्री सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। लिक्विड क्या करता है? अपने फ्री सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। आप कभी भी देखना, लिक्विड को अगर ऊपर से ड्रॉपर से टपकाओगे तो वो स्फेरिकल शेप में गिरती, बूंद के शेप में गिरती, और बूंद कैसी होती है? स्फेरिकल। क्यों होती है? क्योंकि स्फीयर की एक प्रॉपर्टी है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होता है, मटेरियल ज़्यादा, सरफेस एरिया कम। तो इसी प्रकार लिक्विड हमेशा क्या करता है कि अपने फ्री सरफेस को मिनिमाइज करने के चक्कर में स्फेरिकल शेप लेता रहता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L। अब कहाँ से F है, कौन सा L है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे हम। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है F/L। अगर कोई यूनिट पूछेगा तो न्यूटन पर मीटर आप बोल सकते हैं। ओके, डायमेंशन फार्मूले की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है, ml t की पावर -2 और नीचे एक l आ गया, कैंसल हो गया तो कितना हो गया? m1 l की पावर 0 t की पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला आ गया आपका किसका? सरफेस टेंशन का। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन फार्मूले 1 बाय 1 आते जाएंगे आपके पास। एक आदि और लेते हैं हम, डायमेंशन फार्मूले की बात करें। अब हम जाएंगे रोटेशनल मोशन की ओर। किस तरफ चलेंगे? रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? एंगुलर होता है। कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो उसकी बार बार क्या चेंज हो रही है? एंगुलर पोजीशन चेंज होती है। तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, किसमें? रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ। कौन से मोशन की बात कर रहा हूँ? रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में जो होता है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ आपको ये देखने को मिलता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो समय के साथ मैं क्या हो रहा हूँ? रोटेट हो रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैं अपनी ही जगह पे खड़ा हूँ, परंतु मेरी एंगुलर पोजीशन पहले आपके सामने थी सीधे, अब धीरे धीरे मैं 90 डिग्री टर्न कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन टर्मिनोलॉजी ऑफ एंगल होता है। अब आपको पता है कि एंगल की यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? रेडियन, है ना। और डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है m0, l0, t0, याद रहेगा आप लोगों को। अब इसके बाद मान लीजिए कि मैं थीटा एंगल रोटेट हो गया t समय में, कितने समय में? t समय में। तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब पर सेकंड कितने एंगल से रोटेट हो रहा हूं, पर सेकंड कितना रेडियन घूम रहा हूं, एक सेकंड में कितने रेडियन घूम जाता हूं, यह निकालना क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अब नया शब्द आ रहा है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक हमने इससे पहले केवल वेलोसिटी पढ़ा था और वो पूरा टर्म है लीनियर वेलोसिटी। जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं वो शब्द क्या है? लीनियर वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितने मीटर गए एक सेकंड में, वो कहलाती है आपकी लीनियर वेलोसिटी। पर आप यहाँ पर कितने
रेडियन घूम गए, कितना एंगल आप रोटेट हो गए पर सेकंड, वो कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। डब्ल्यू नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा ऊपर से घुमा हुआ है, ओमेगा है। और ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मान लीजिए मैं थीटा घुमा हूं, कितने एंगल घुमा हूं? थीटा 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना घुमा हो? तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं थीटा रोटेट हुआ हूं टी समय में, तो 1 सेकंड में कितना हो? तो थीटा को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टी से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहां पर ध्यान से देखिए, डायमेंशन फॉर्मूले की बात, यूनिट की बात करूंगा पहले। न्यूमरेटर में क्या है? थीटा, तो मतलब रेडियन हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है आपका? टाइम है, तो क्या आ गया आपका? सेकंड। तो आप क्या लिख सकते हैं? रेडियन पर सेकंड। ये यूनिट आ गई आपकी। अब डायमेंशन फॉर्मूला, न्यूमरेटर में एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी, वो भी नीचे है, इसलिए टी की पावर क्या आ जाएगी? -1। आगे का तो आप लिख सकते हो m0 L0 t टू द पावर -1। तो हम एंगुलर वेलोसिटी तक चल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं आज। अब आएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आएगा आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से समझे, एक्सेलरेशन तो होना ही है। कोई चीज मूव कर रही है तो हर वक्त एक ही स्पीड से मूव नहीं करेगी, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो होगा। हाँ, अगर मैं सीधे चल रहा हूँ तो लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर मैं एक ही जगह खड़े होकर घूम रहा हूँ और अलग अलग स्पीड चेंज हो रही, वेलोसिटी मेरी बार बार चेंज हो रही है, तो उस वक्त जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अरे आप रेगुलेटर से करते हो दोस्तों, रेगुलेटर से स्पीड कम ज़्यादा करते हो कि नहीं करते हो? उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ पर भी पर सेकंड कितनी वेलोसिटी आप बदल रहे हो, पर सेकंड कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, ये निकालना क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहां से ध्यान से देखें, ऊपर वाले की यूनिट क्या है? एक बार यूनिट पे फिर से ध्यान जाएंगे, रेडियन पर सेकंड, और नीचे वाले की सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई आपकी? ध्यान से देखें, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन फॉर्मूला, रेडियन है मतलब उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, एंगल है। और पर सेकंड मतलब सेकंड की पावर -2 है, मतलब टी की पावर क्या आना है? -2 आना है। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। नहीं तो यहाँ से भी आप बना सकते हो, मेरे को यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। डी ओमेगा बाई डी टी से भी बनाना तो आप बना लो। डी ओमेगा मतलब ऊपर ओमेगा है, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? टी की पावर -1। किसकी पावर -1? दैट विल बी टी की पावर -1। हमारे पास टी की पावर -1 करते हैं, एक सेकंड। टी की पावर -1 और नीचे फिर से टी है, तो ये कुल मिला के आ जाएगा टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो ऐसे और आएगी। अब एक मोमेंटम अपन ने पढ़ा था, मोमेंटम का पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, P = mv। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम क्या पढ़ते थे? लीनियर मोमेंटम 9th क्लास में, वो होता था P = मास इंटू वेलोसिटी। बट यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, और ये कोई चीज़ जब रोटेट होती है किसी एक्सिस के चारों ओर, कोई चीज़ गोल घूम रही है, रोटेशनल मोशन में है, तब उसमें एंगुलर मोमेंटम आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ध्यान से देखें, अभी आपको जब मैं वेक्टर्स वाला वीडियो देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर्स के बीच में एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और P क्या है? लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का। तो ओके, मैं यहाँ से R क्रॉस P है, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो अभी आपके डायमेंशन फार्मूले के पर्पज से है ना, मैं फिर कह रहा हूँ वेक्टर्स के आधार पे बात नहीं कर रहा हूँ, डायमेंशन के फार्मूले के आधार पे बात करूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं RP sin थीटा, ठीक है। क्रॉस जब भी हटता तो क्या लगता है? sin थीटा। अब R का डायमेंशन फार्मूला L, और मोमेंटम P का मैंने पढ़ा हुआ mL t की पावर -1। ये देखो मैंने कहा था शुरुआत के याद रहना चाहिए आपको, तो काम करते हैं, अपने हेल्प देते हैं। और sin थीटा का कुछ होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा आपका? mL स्क्वायर t की पावर -1, mL स्क्वायर t की पावर -1। ये डायमेंशन फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का है। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छी एक चीज़ याद दिलवाना चाहूँगा आपको, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला और एक और होता है
प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। क्या चीज़ मैं बताऊंगा आपको? कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं। इसका भी यही डायमेंशन फार्मूला है जो एंगुलर मोमेंटम का है। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या है, मैं इसको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, तो उसका भी डायमेंशन फार्मूला निकालूंगा तो यही आएगा ml² T⁻⁻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 ⁻
से कौन कौन से जोड़े हैं जो जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम है, तो आपको याद रहना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। रोटेशनल मोशन में एक टर्म रह गया है मेरा, वो है टॉर्क, और फिर मैं प्लैंक कांस्टेंट पे आता हूं, है ना। टॉर्क को पहले समझ ले अपन, फिर प्लैंक कांस्टेंट। टॉर्क, कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होता है तो उस पर आपको, जैसे आप गाड़ी की व्हील चलाते हो तो एक हाथ आपका आगे जाता, एक हाथ पीछे जाता। देयर इज अ नीड ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस, क्या होती है वहां पे, कपल ऑफ फोर्स लगते हैं। वो फोर्स का वो इंपैक्ट जो उसको रोटेट करवाने लगाता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। हम अगले जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डिटेल में। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, क्या बना हुआ, टी से थोड़ा सा घुमावदार है, टाउ। टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहूँ तो आर एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब आर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, एल, और एफ का मेरा पड़ा हुआ एम एल टी की पावर -2, और साइन थीटा का होता नहीं है, तो टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला जो फाइनली आया है ये है टॉर्क का। और अगर किसी को याद हो आप में से तो यही डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का भी था, और वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है तो एनर्जी का भी यही डायमेंशन फॉर्मूला है। ओके, तो वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला, वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, टॉर्क का। ऐसा भी याद रखना पड़ता है किन किन के सेम सेम टाइप के डायमेंशन फॉर्मूले हैं। अभी जैसे मैंने आपको प्लैंक कांस्टेंट की बात करी थी, पहले वो डिस्कशन कर लूँ नहीं तो अपन भूल जाएंगे। प्लैंक कांस्टेंट, जो साइंटिस्ट प्लैंक थे उन्होंने कहा था कि जो हमें लाइट से एनर्जी मिलती है, या जो लाइट है वो जो ट्रेवल करता है, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। प्लैंक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, साइंटिस्ट प्लैंक ने कहा था कि जो सन से लाइट मिलता है, या जो लाइट है, सनलाइट है या नॉर्मल लाइट है, वो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस बंडल्स आर नोन एज क्वांटा और फोटॉन। और उस क्वांटा और फोटॉन में एनर्जी कितनी होगी, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था E = h न्यू। न्यू जहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। चलिए, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी आपको समझ में आ जाएगी, ये h और न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो अगर मैं यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट h को निकालना चाहूँ तो प्लैंक कांस्टेंट h कितना आ जाएगा मेरा, दिस इंप्लाइज दैट h = एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी इंटू टाइम। मैं खास तौर से डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, अरे ये लिखा हुआ है, अभी तो बात करी अपन ने, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और किससे मल्टीप्लाई करना, टी से। तो जैसे टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। अगर आप पुराने वाले मेरे एंगुलर मोमेंटम वाले को ध्यान देख से पढ़ोगे तो एंगुलर मोमेंटम का भी यही डायमेंशन था और प्लैंक कांस्टेंट का भी यही डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट की बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, एग्जाम में पूछी जाती है, एनर्जी इंटू टाइम है, एनर्जी की होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड। कांस्टेंट इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, अभी हम वैल्यूज नहीं रटवा रहे हैं आप लोगों को। ये टॉर्क हो गया। यहाँ से एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई आपसे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, और 1/टाइम पीरियड तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर -1। और आपको बताऊं टी की पावर -1 आपने कहाँ पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी में भी। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया आपका, सेम हो गया। अब ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूलों पे आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, बट जो मेरा सेकंड पार्ट वीडियो का बनने वाला है उसको आप ध्यान से देखें। हाँ, वही देखेंगे जिनको ये फर्स्ट पार्ट आता है, तो सेकंड पार्ट में मजा आएगा।